हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 27 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा बताया जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आप वीडियो अपने मित्रों तक शुरू में ही भेज दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा, हाल ही में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई नामक पहल भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? तो ये आपको बताना है, ये पहल शुरू किया गया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। तो ये इनिशिएटिव किस किस देश ने जो है भारत के साथ मिलकर शुरू किया है? तो विकल्प में है आपका डेनमार्क, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो चलिए आप लोग बताइए आंसर। हम तो बता ही रहे हैं आपको। तो सही उत्तर आपका रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ मिलकर के जो अलायंस शुरू किया गया है, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो इसका डिटेल्स देखिएगा। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया ये डेनमार्क के साथ मिलकर शुरू किया गया है। उद्देश्य है भारत और डेनमार्क के बीच सतत ऊर्जा समाधान, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन पर सहयोग बढ़ाना है, जिससे जो दोनों देश अपने ऊर्जा लक्ष्य को जो है अचीव कर सके। तो क्या करना है, दोनों देश के बीच जो है सतत ऊर्जा समाधान पर जो है सहयोग बढ़ाना है। तो याद रखना है, ये देखिएगा अभी हम लोग जो है एसडीजी पर काम कर रहे हैं। कब से? 2015 से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17। और कब ये लॉन्च किया गया था? 2015 में। लक्ष्य कब है? 2030 तक इसको जो है अचीव करना है। तो इसके बारे में कभी आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूरा हम बता देंगे आपको। कभी वैसे आप जो है इसको देखेंगे तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है कि जो है एसडीजी गोल 6 में क्या है, 5 में क्या है, 2 में क्या है। इसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सब पे जो है कार्य करने के लिए ये 2030 तक इसका लक्ष्य है कि जो है हम इस पर जो है काम करेंगे। तो इससे जो है डेनमार्क और इंडिया के बीच जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में समन्वय को जो है बढ़ावा मिलेगा। और भारत जो है, देखिएगा सॉरी, यहाँ 2070 है, ये 17 लिखा उठा है, 70 है। तो भारत 2070 तक जो है नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। देखिए 2017 लिखा गया था। तो उसके बाद डेनमार्क जो है जो समझौता किया है, भारत और डेनमार्क मिलकर समझौता किए हैं। तो उसमें जो डेनमार्क है वो 2045 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो इमिशन का। नेट जीरो इमिशन मतलब यही होगा जितना जो है इमिशन किया जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये याद रखना है इसके बारे में। डेनमार्क के साथ हम अलायंस में जो है काम करना शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिएगा, कह रहा है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमको लग रहा है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब जो है इससे परिचित जरूर होंगे। तो ये जो है विश्व एनजीओ दिवस जो है, वर्ल्ड एनजीओ डे, कब मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो विकल्प में है आपके 22 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 12 फरवरी। सही उत्तर आपका रहेगा आज 27 फरवरी को जो है हम लोग विश्व एनजीओ दिवस मना रहे हैं। आप सब जानते होंगे विश्व में जो है, विश्व में और भारत में एनजीओ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, जो सरकार काम नहीं कर पाती है, वो एनजीओ के माध्यम से कार्य होता है। तो इसके बारे में जानते हो, जैसे प्रथम नामक एनजीओ आप सुने होंगे। जर्मन वाच एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल पे। प्रथम आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला भारत में एक एनजीओ है। उसी प्रकार से जर्मन वाच के बारे में आप सुने होंगे। जर्मन वाच जो है इन्वायरमेंट से संबंधित एक एनजीओ है जो जर्मनी में स्थित है। ये काम करता है, वही कह रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो है, नेशनल लेवल पे कई सारे एनजीओ ऐसे काम कर रहे हैं जो सामाजिक रूप से, सामाजिक जो है काम करते हैं, लोगों को जो है सशक्त करने के लिए काम करते हैं। क्या होता कई बार एनजीओ जो है ऐसे ऐसे काम करता है कि जो है जिससे, जैसे मान लीजिए एनजीओ कोई है, वो ऐसा काम कर रहा है जो न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। जो लोग जो है गरीब है, दबे कुचले हैं, वो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जो है कोई शोषण करता है तो उनको जो है वो केस भी लड़ता है एनजीओ। तो उसी तरह से एनजीओ का काम है, इसलिए एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग 27 जो है फरवरी को, मतलब आज है, एनजीओ डे मना रहे हैं। यह दिन जो है दुनिया भर में गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो है योगदान को मान्यता देने और उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है।
तो विश्व एनजीओ दिवस जो है 2010 में स्थापना की गई थी, इसकी मनाने के लिए घोषणा किया गया था, लेकिन 2012 से यह मनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे होगा संयुक्त राष्ट्र होगा, ये सब एनजीओ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन 2014 से इसको जो है मना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब से मनाया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंट है कब ये मनाया जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरे नंबर थीम क्या है आपकी वर्ष का। तो थीम देखिएगा, इंपावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर ये सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हिंदी में कहेंगे सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को जो है सशक्त बनाना। अगर हम जो सतत विकास करना चाहते हैं तो जो ग्रास रूट होता है, जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको जोड़ना है। और उनको किस माध्यम से जोड़ा जा सकता है, एनजीओ के माध्यम से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो है ग्रास रूट का कोई भी जो है आप योजना या कोई भी आंदोलन लॉन्च करते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे जब तक नहीं सशक्त होगा, जब तक उस पर नहीं काम किया जाएगा, तब तक वो आंदोलन ना सफल होने वाला, ना कोई योजना सफल होने वाला है। तो यही कह रहा है जो एम्पावरिंग ग्रास रूट लेवल पे जो है आपको एम्पावर करना होगा, सशक्त करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये देखिएगा एनजीओ क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको लिखे हैं, आप जानना चाहते हैं तो इसको देख भी सकते हैं। हम आपको इसे बता दिए कि जो है कैसे ये काम करता है, सामाजिक लेवल पे, पर्यावरणीय लेवल पे, मानवीय लेवल पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में खान मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने किन खनिजों को, किन मिनरल्स को जो है प्रमुख खनिज के रूप में, मिनरल्स को प्रमुख खनिज मतलब आप याद रखिएगा मेजर होता है, मेजर मिनरल्स के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। तो आपको बताना है किस जो है खनिज को है, जैसे माइनर, इसको जो है माइनर, एक होता है माइनर मिनरल्स, एक होता है मेजर। तो मेजर मतलब होता है कि जो बड़े होते हैं, तो उसको किस में शामिल किया गया है, प्रमुख खनिज में, मेजर मिनरल्स में। तो विकल्प में है बैराइट्स, फेल्सफार, अभ्रक, क्वार्ट्स। अगला है अभ्रक, क्वार्ट्स, डोलोमाइट। अगला है बैराइट्स, फेल्सफार, लाइमस्टोन। इनमें से कोई नहीं। तो किसे जो है शामिल किया गया है आपको बताना है मेजर्स मिनरल्स में। सही उत्तर आपका रहेगा बैराइट्स, फेल्सफार, अभ्रक यानी माइका और क्वार्ट्स को। इस चारों को जो है सरकार ने, माइन मिनिस्ट्री ने जो है मेजर्स मिनरल्स में शामिल कर लिया है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा क्यों शामिल किया है। तो ये चारों आपको याद रखना है। खनन मंत्रालय ने जो है राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से बैराइट्स, फेल्सफार, अभ्रक और क्वार्ट्स को जो है लघु खनिजों की सूची में से निकाल करके, अभी आपसे बताया ना माइनर मिनरल्स की जो सूची थी उसमें से निकाल करके प्रमुख खनिजों की श्रेणी में से जो है शामिल कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि जो है मंत्रिमंडल यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि 29 जनवरी 2025 को एक योजना आई थी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ये मिशन एक आया था 29 जनवरी को अभी 2025 में। उसको जो है योजना मिशन को हाल ही में मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। और इस मिशन में जो है देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की जो है खोज और खनन की परिकल्पना की गई है, जिसमें जो है खनन के दौरान निकले अवशेष पदार्थों का जो है इन खनिजों में से निष्कर्षण भी शामिल है। तो इस खनिज को जो है कहने का मतलब इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके खनन को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है शामिल किया गया है। और इस मिशन को जो है नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत जो है मिनरल मिशन के तहत इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो पहले ये आप जान लीजिएगा, जर्मनी में अब अभी देखिए चांसलर हम लोग सॉरी देखिएगा जर्मनी में जो है चांसलर कौन होता है। चांसलर यहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से यहाँ जो है चांसलर होता है। आप हमारे यहाँ चांसलर यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर होते हैं, आप सुने होंगे इसके कि चांसलर यूनिवर्सिटी के इस यूनिवर्सिटी के चांसलर ये हैं। लेकिन आप जर्मनी में देखेंगे तो वहाँ यह राष्ट्रपति मानिए, प्रधानमंत्री मानिए, जो भी मानिए, वो जो है चांसलर कहा जाता है। तो अभी वहाँ के चांसलर जो है चेंज हो गए हैं। तो कौन बना है इसमें बताना है, या कौन बनेंगे। अभी वो जीत गए हैं, इलेक्शन हुआ था। तो विकल्प में है आपके माइकल मार्टिन, फ्रेडरिक मर्ज, जॉन महाना। इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है चांसलर बनेगा जर्मनी का, सही उत्तर आपका रहेगा फ्रेडरिक मर्ज। तो ये आपको याद रखना है, जर्मनी के चांसलर ये बनेंगे। देखिएगा
जर्मनी के जो है आम चुनाव में जर्मन विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत दर्ज की है, और इसके साथ ही जो है फ्रेडरिक मर्ज का जर्मनी के नए चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया है। उनकी पार्टी का नाम याद रखना है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो है देश के आम चुनावों में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है, जिसमें जो है जर्मनी की आलोफ आलोफ है ओलाफ सॉरी ओलाफ स्क्लोज कि केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको हरा दिया है। तो किसको हराया है? ओलाफ स्क्लोज को। तो ये इनका नाम भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी तक ये जो चांसलर थे इनको हरा करके अब जो है ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। तो ये इसको आपको याद रखना। देखिएगा नाम थोड़ा सा इसमें मर्ज लिखा है, मर्ज आप जानते होंगे इंडिया वाले जरूर। तो ये जान लीजिए जर्मनी के लिए नए मर्ज लेकर आए हैं, ऐसे याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसे हम आपको वो ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इनको जो है ऐसे गलत निगाह से देखिए आप कि हाँ मर्ज ये फैला रहे हैं, लेकिन जैसे आपका नाम भी याद होना चाहिए तो कोई ट्रिक होता है, तो उसी तरह से जो है ये फ्रेडरिक मर्ज का आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा स्पेस एजेंसी जो है एथना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो आपको बताना है एथना चंद्र मिशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एथना जो मिशन लॉन्च किया गया है ये किसके लिए है? मार्स के लिए यानी मंगल के लिए, शुक्र के लिए, कि जो है चंद्रमा के लिए, कि कहाँ के लिए जो है ये मिशन है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी ये किसके लिए है आपको बताना है कि कौन सा लॉन्च करेगा इसको। तो विकल्प में है जाक्सा जो जापान की एजेंसी है, नासा यूएसए की, रॉसकॉस्मॉस रसिया की, और ईएसए जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। तो किसने ये योजना बनाया है कि ये मिशन लॉन्च किया जाएगा? सही उत्तर आपका रहेगा नासा, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है इसको लॉन्च करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, देखना है आपको इसके बारे में। देखिएगा आप जो है हम लोग कौन सा मिशन लॉन्च किए थे अभी जल्दी ही चंद्रमा के लिए, जो उसके दक्षिणी ध्रुव पर गया था, चंद्रयान 3। जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है आप जानिए। जैसे कोई चीज होता है, मान लीजिए आप कोई चीज ऊपर से उतार रहे हैं, तो जैसे हेलीकॉप्टर मान लीजिए, हेलीकॉप्टर से आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो हेलीकॉप्टर मान लीजिए नीचे उतर रहा है, वो धीरे धीरे आके जो है धीरे धीरे आके जो है जमीन पे आके जो है लैंड कर जाता है। अगर वही चीज अचानक ऊपर आया, नीचे अचानक डायरेक्ट आ गया, तो उसको कहते हैं हार्ड लैंडिंग। मतलब जो है सॉफ्ट लैंडिंग तो आप जानते होंगे कि अगर ऐसा हो जाएगा कि अचानक वो आकर के जो है जमीन पे हो जाए, तो उसके जो है कुछ नुकसान भी हो जाएगा, जो उसमें बैठेगा उसको भी क्षति हो जाएगा, वो चोट भी खा जाएगा। तो उसी तरह से जो हम चंद्रयान मिशन लॉन्च किए थे तो सॉफ्ट लैंडिंग करने में जो है सफल हुए थे, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना था, और चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और वो भी अगर साउथ पोल पे देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के पहला देश भारत बना था जो ऐसा लॉन्च किया था, जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो इसको याद रखना। तो उसी तरह से हम एथना मिशन जो है एथना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा, वो भी दक्षिणी ध्रुव के लिए है। इसीलिए हम इसके बारे में चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताए हैं। ये प्राइवेट मिशन आपका होगा। तो एथना जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यही चीज आपको बताया ना, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह जो है चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का जो है अध्ययन करेगा, और उपसतही जल की जो है खोज करेगा। यह नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का जो है हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को, देखिएगा आपसे बताया ना प्राइवेट होगा आपका, निजी क्षेत्र को जो है चंद्र अन्वेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। देखिएगा चंद्रयान 2 जब हम लॉन्च किए थे, तो वो पूर्ण रूप से हम हमारे वैज्ञानिकों ने ये कहा, हमारे जो है इसरो ने कहा कि हमारा पूर्ण रूप से ये अभियान सफल नहीं हुआ। कुछ हद तक सफल हुआ था, क्योंकि जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। थोड़ा सा उसमें जो है जब लैंडिंग कर रहा था तो आप सब देखे होंगे वो जो है उतना सही से लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो इसको नासा ने जो है लॉन्च करने की योजना बनाया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो याद रखना है, ये आपका नासा है, देख लीजिए। अगला है प्रकृति 2025, प्रकृति 2025 है, कार्बन बाजार पर जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको बताना है। ये सम्मेलन हुआ था जो कार्बन बाजार पर, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प में है हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो कहाँ किया गया आप बताइए। देखिएगा वर्तमान में जो है कार्बन का उत्सर्जन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि कार्बन पे ही जो है निर्भरता हम लोग का ज्यादा है। अभी देखेंगे जो 80% जो हम एनर्जी जो है बिजली यूज करते हैं, वो 80% जो है कैसा है?
पारंपरिक ऊर्जा से यूज करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा जो कार्बन से जो है उसका कार्बन मुख्य स्रोत है। तो उसी तरह से जो है कार्बन हमारे विश्व को जो है कितना प्रभावित कर रहा है, इन्वायरमेंट को कितना प्रभावित कर रहा है। तो उसी सब से संबंधित ये सम्मेलन था कि कार्बन को जो है कैसे कम किया जा सकता है, कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये कहाँ इसका सम्मेलन हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में इससे संबंधित समझौता हुआ है, सम्मेलन हुआ है। सॉरी, समझौता नहीं, सम्मेलन। तो देखिएगा, कार्बन मार्केट्स प्रकृति पर जो है पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 24 और 25 फरवरी को हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन में जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के जो है विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता और व्यवसायी जो है एक साथ आए थे और चर्चा किए थे जो है कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो वैश्विक कार्बन क्रेडिट रुझानों पर जो है चर्चा करते हुए भारतीय कार्बन बाजार को जो है समझना और जो है उसका विस्तार करना। अभी आपको हम ये कार्बन मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिएगा, पहले ये इसका आयोजन कौन किया था? तो भारत में जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और उद्घाटन इसका जो है ऊर्जा मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। आप जानते हो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं इसके पहले। तो ये इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो देखिएगा, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन मार्केट्स क्या होता है। जैसे ही मान लीजिए आप, हम अपने देश का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। एक देश हो गया अपना इंडिया, एक आपका होगा बगल में, उसके बगल में ही जस्ट आपका है भूटान। क्या होता है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अपेक्षाकृत भूटान में जनसंख्या कम है। इंडिया में जो है कार्बन का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है, और भूटान में जो है, भूटान आपका कहा जाता है कि ये जो है सतत विकास पे चलने वाला देश है। यहाँ जो है कार्बन वगैरह का उत्सर्जन नहीं होता है, ये कार्बन न्यूट्रल देश है, ऐसा कहा जाता है। आप जानते होंगे, सुने होंगे। यहाँ मान लीजिए ऐसा होता है कार्बन मार्केट्स में कि अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर हम मान लीजिए लक्ष्य रखा जाएगा, अगर मान लीजिए 100 यूनिट का हम जो है उत्सर्जन करना हमारा लक्ष्य है, 2025 में जो है हम 100 यूनिट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, देखिएगा इसको, मतलब आप एग्जैक्ट डाटा ना समझिएगा। और 25 में हमारा लक्ष्य कितना है? 100 यूनिट उत्सर्जन करना। लेकिन हम जो है कितना कर दिए? 110 यूनिट कर दिए। कितना कर दिए? 110 यूनिट। और वही भूटान है, भूटान का भी जो है लक्ष्य है कितना? 100 यूनिट। मान लीजिए 100 नहीं, इसका मानते हैं, सॉरी, ये देखिएगा, इसका मान लीजिए है कि 60 यूनिट। 60 यूनिट जो है ये 2025 में ऊर्जा उत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से उत्सर्जन कर सकता है। और सबका जो है, जैसे देश है, तो इसका इसका मतलब ये है कि ये कितना किया? कम किया, भारत से उत्सर्जन कम किया। अब इसके पास 40 जो है क्या है? प्लस है। 40 क्या है? प्लस है, 40 यूनिट प्लस है। भारत क्या करेगा? भारत के पास जो है 110 यूनिट का जो है उत्सर्जन हो गया है, जबकि लक्ष्य कितना था? 100 यूनिट। अब ये 10 यूनिट जो है ज्यादा उत्सर्जन किया, तो 10 यूनिट जो है इसको आपको भूटान से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भूटान जो है पॉजिटिव में है। तो भूटान से हम खरीदेंगे, तो मान लीजिए इसके लिए हम कुछ पेमेंट करेंगे उसको। कितना? मान लीजिए $500 जो है एक यूनिट का जो है आपका वो आएगा। तो $10 का जो है 500 यूनिट के $500 के हिसाब से इसको पेमेंट करेंगे। तब वो क्या कहेगा कि हम जो है कार्बन न्यूट्रल भी भारत हो जाएगा। जब इसको पेमेंट कर देगा, तो यानी जितना लक्ष्य था उतना ही उत्सर्जित किया ज्यादा, लेकिन इसको पेमेंट किया, भरपाई किया उसका। तो इस तरह से जो है कुछ कार्बन मार्केट्स जो है काम करेंगे आने वाले समय में। इस पे जो है समझौता चल रहा है, इस पे काम जल्दी होगा। अगला है, तो इसके बारे में आप याद रखना है, कार्बन मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए जो है चुने गए पहले विकलांग, जो दिव्यांग है, विकलांग है, वो अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकाफ का संबंध किस देश से है? तो देखिएगा, अभी जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ये पहले पहले अंतरिक्ष यात्री का जो है नाम ऐलान किया है, जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कहाँ जाएंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। हम कई बार आपको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में अभी भी हम चर्चा कर देते हैं, कर देंगे अभी। तो इसके लिए जो है इनका नाम चुना गया है जॉन मैकाफ का, मैकफाल का, सॉरी, जॉन मैकफाल का। तो ये जो है किस देश से संबंध है, इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले जो है विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। तो ये इनका नाम है जॉन मैकफाल। यूएस जो है ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
देखिएगा इसके बारे में, ये जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं जॉन मैकफॉल। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जो है घोषणा की है कि शारीरिक रूप से जो है अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन के लिए जो है मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा। ये 43 वर्ष के हैं, 43 वर्षीय जो है ब्रिटिश सर्जन भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं और पूर्व पैरालंपियन हैं। ये अवार्ड भी जीत चुके हैं ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक में। जॉन मैकफॉल जो है, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में जो है अपने एक मोटर बाइक दुर्घटना में जो है अपना पैर खो दिया था, तो उनको इस मिशन के लिए जो है योग किया गया है। और ये कहे हैं कि हमें बहुत गर्व है इस मिशन पे जो है बाधा पर, इस मिशन की जो है बाधा को पार करना। ये देखिएगा इनके पैर में जो है समस्या हुई है, उसके बावजूद भी जो है ये कहा जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं, सॉरी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। हम लोग के पास क्या है, सब माहौल है। ये देखिएगा इनका इमेज है ऐसे, हमारे पास सब माहौल है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है हार मान जाते हैं। ये इनका देखिएगा क्या है, सर्जन भी हैं, पैरा ओलंपियन भी हैं, मतलब ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में मेडल भी जीत चुके हैं। उसके बाद अभी कहाँ जा रहे हैं? आईएसएस से जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये 1998 के आसपास जो है शुरू किया गया एक मिशन है, जो 5 देश की स्पेस एजेंसियां मिल करके जो है इस मिशन को लॉन्च किए थे। और 5 देश की स्पेस एजेंसियां कौन कौन थी, कौन कौन सी थी? नासा जो यूएसए का है, नासा हो गया, जाक्सा हो गया, जाक्सा जो जापान का है, और जो है कनाडा हो गया, कनाडा स्पेस एजेंसी हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो गया। और कौन बचा आपका? रासकॉसमॉस। रासकॉसमॉस कहाँ का है रासकॉसमॉस आपका? तो ये जो है रूस का है। तो आपको सब बता दिए कहाँ की स्पेस एजेंसी है। ये पांचों मिल करके जो है, ये पांचों मिल करके क्या किए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे। ये देखिएगा चलता फिरता, आप कह सकते हैं चलता फिरता एक जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में एक घर है, जहां लोग जाकर के जो है यहाँ निवास करते हैं। निवास करने मतलब वहां रहने नहीं जाते हैं, मनोरंजन करने नहीं, वहां रिसर्च करते हैं स्पेस से संबंधित कुछ बातों पे। तो उसके लिए ये बनाया गया है। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला जो है स्टेशन है। तो ध्यान रखना है, भारत जो भी अपना कहा है कि 2035-40 तक जो है हम अपना स्पेस स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। तो ये देखेगा किस तरह से जो है अंतरिक्ष यात्री जो है इसमें जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और वहां रहते हैं। इसके बारे में आपको आइडिया होगा ना चाहिए। अगला है, हाल ही में जो है एआई मॉडल मैग्मा का जो है अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है मैग्मा। तो इसका जो है अनावरण किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, किस कंपनी ने किया है? तो अभी एआई मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा कौन किया है, विकल्प में है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने ये जो है लॉन्च किया है? सही उत्तर आपका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसके बारे में देख लीजिएगा डिटेल से कि एआई मॉडल क्या करेगा, क्यों जो है ये न्यूज में है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने जो है मैग्मा नामक एक नया एआई मॉडल पेश किया है, जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस और रोबोटिक सिस्टम दोनों को जो है नियंत्रित करेगा। ये देखिएगा क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो होता है उसको, और रोबोटिक सिस्टम को, रोबोट जो होता है उस सिस्टम को, दोनों को नियंत्रित करने के लिए एआई मॉडल जो है मैग्मा विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो है एक बड़ी प्रगति को जो है चिन्हित कर सकता है। और मैग्मा जो है दृश्य जो दिखने वाला होता है और भाषा जो बोलने वाला होता है, उसका प्रसंस्करण को जो है जोड़ता है, जिससे जो है यह डिजिटल और भौतिक दोनों दुनिया में जो है काम कर सकता है। डिजिटल दुनिया और फिजिकल दुनिया जो आप प्रेजेंट रहते हैं कहीं, उस दुनिया में भी जो है काम कर सकता है, यह काम कर सकता है, जिससे यह एक संभावित बहुमुखी आई मॉडल जो एआई मॉडल बन जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना, आप जानते होंगे, अभी बताते हैं इसके बारे में। विटनेस जो है प्रोटेक्शन स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको बताना है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किस सरकार द्वारा जो है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विकल्प में आपका हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड। सही उत्तर आपका रहेगा
हरियाणा सरकार द्वारा जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नायब सिंह सैनी, भाजपा से हैं, दूसरी बार बने हैं। पिछली बार कुछ समय के लिए थे, अब की बार जो है जब सरकार बनी है तब यही बने हैं। अभी आपसे बताया ना, मनोहर लाल खट्टर के स्थान पे ये जो है बने हैं। नायब सिंह सैनी कहाँ के हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, आप भी जानते होंगे ऐसा घटनाएं, आपके सामने कोई घटना होती है, बड़ी घटना होती है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को जो है किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन आप गवाह देने से जो है बचते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि जैसे क्या होगा, जिस अगर कोई मान लीजिए बाहुबली किसी का किडनैपिंग कर लिए किसी को, तो क्या होगा कि वो आपको मार देगा अगर वो गवाही आप उसके खिलाफ दे देंगे। तो उसके उसके लिए जो है लोग डरते हैं गवाही देने से। और ऐसा भी होता है, कई बार आप गवाह दे रहे हैं तो आपको बहुत बार बार जो है चक्कर काटना पड़ता है कोर्ट का, वहां जाके गवाह देना पड़ता है। तो उस सब के बारे में जो है, जो गवाह देते हैं उनकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, उसलिए जो है योजना लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हमको लगता है केंद्र सरकार द्वारा जो है इस तरह से कुछ योजना, ऐसा स्ट्रांग योजना लॉन्च करना चाहिए जिससे जो गवाह देने वाले होते हैं उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जो है लोग गवाही देने से जो है डरते हैं, इसलिए जो कई सारे केस जो है सुलझ नहीं पाते हैं, अनसुलझे ही रह जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। हरियाणा सरकार ने जो है गवाह सुरक्षा योजना, विटनेस जो है प्रोटेक्शन स्कीम जो है लॉन्च किया है। उद्देश्य यही रहेगा, आपको हम बताए ना, गवाहों को जो है कैसे सुरक्षित किया जाए, वो इसका ये रहेगा उद्देश्य। यह स्कीम जो है उन मामलों को जो है गवाह के लिए होगी जहां जो है सजा ये मौत, यानी मौत की सजा मिली है, आजीवन कारावास मिली है, या 7 साल से अधिक की जो है कैद हुई है, तो उस मामले में जो है ये गवाह सुरक्षा योजना लागू किया जाएगा, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, कौन कौन सी धाराओं में जो है मामले लागू होंगे इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला है, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में जो है पुरुष एकल का जो है मेल सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी हुआ था, तो इसको किसने जीता है? विकल्प में है डेलिबोर स्वरसिना, निक कार गियोस, और उसके बाद केविन एंडरसन, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है कौन जो है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। सही उत्तर आपका जो है चक गणराज्य के डेलिबोर स्वरसिना जो है इस अवार्ड को जीते हैं। कहां से हैं? चक गणराज्य से हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, देखिएगा इसके बारे में। डेलीबोर सोरसिना, इसका नाम ऐसे भी है, सोरसिना डेलीबोर, कहीं का दलीबोर भी लिखा है। तो चेक गणराज्य के डालीबोर सोरसिना ने यूएसए के ब्रेंडन हॉल्ट को हरा करके यह जो है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है इसका पुरुष एकल का खिताब जीता है, मेल सिंगल का खिताब जो है जीता है, टाइटल जीता है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। आयोजन इसका जो है पुणे का एक स्टेडियम है, पुणे का महालुंगे बॉलीवॉडी स्टेडियम, उसमें जो है 23 फरवरी को फाइनल हुआ था, उसमें उसमें इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है, ये खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट जो है एक एटीपी 100 चैलेंजर इवेंट है, जो 17 से 23 फरवरी तक जो है हुआ था। इसमें देखेंगे तो इतना पुरस्कार राशि इसमें जो है आपको मिलता है, वो भी डॉलर में, $1,60,000 आपको पुरस्कार राशि दिया जाता है। अब आप समझ जाइए, $1,60,000 जो है डॉलर, वो भी कितना हो जाएगा, आप जो है लगभग लगभग 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगला है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था, तो आपको बताना किसने जीता है। विकल्प में है रेलवे सर्विसेज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो किस टीम ने जीता है? सही उत्तर आपका रहेगा सर्विसेज। सर्विसेज ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है, ये चैंपियनशिप अपने नाम किया है। तो इसका आयोजन जो है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम उड़ीसा में जो है हुआ था, 20 से लेकर के 23 फरवरी तक है। तो इसमें जो है ये जो है खिताब जीता है, किसको हरा करके? रेलवे को हरा करके ये खिताब जीता गया है। इस प्रतियोगिता में जो है 30 टीम ने हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना, कहाँ हुआ था और किस टीम ने जीता है। तो आज का करंट यहीं पर खत्म करते हैं दोस्त। अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा अभी आपको सुबह के टाइम जो है वीडियो मिलने लगा होगा, 2 दिन 3 दिन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, वीडियो आपका रेगुलर मिलता रहेगा। और अपने जो है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। देखिएगा इतना डिटेल्स में बताया जाता है कि आने वाले एग्जाम में आप कहीं से देखेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का यहीं पर रखते हैं करंट अफेयर्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए सेशन में।